कि मेरे एक बेटे को तुमने फांसी पर लटकाया, मेरे छोटे देवर स्वर्ण सिंह को जेल के अंदर अत्यधिक शारीरिक कष्ट पहुंचाकर तपेदिक का रोगी बनाया और इस दुनिया से विदा होने के लिए मजबूर किया। मेरे दूसरे देवर सरदार अजीत सिंह को जलावतन होकर विदेशों में भटकना पड़ा और अब मेरे दो बेटों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया है। क्या मैं सबसे डर गई हूँ? नहीं, मैं मिट जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य को नई चुनौती देती हूँ और दूसरे दो बेटे भी देश सेवा के लिए पेश करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, हम आज आपके साथ एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो क्रांतिकारियों की माँओं पर है। इस किताब का शीर्षक है विदाई दे माँ और इस किताब को लिखा है क्रांतिकारियों के साहित्य को, इनके इतिहास को संजोने वाले लेखक सुधीर विद्यार्थी जी ने। इस किताब में 11 क्रांतिकारियों की माँओं का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत इस अर्थ में कि कम से कम इस किताब के बहाने से ही क्रांतिकारियों की माँओं के बारे में कुछ ठोस बातें पता चली। उनका जीवन कैसा था, कैसे अपने लाडलों को क्रांति के रास्ते पर कैसे बढ़ाया और कितनी हिम्मत के साथ क्रांतिकारियों के शहादत के बाद का जो समय था उसमें अपने जीवन को गुजारा। कम माँ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ लिखा भी और बोला भी। सुधीर विद्यार्थी ने इन माँओं का जिक्र उनके बेटों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों, उनकी डायरियों और उनकी जो आत्मकथाएं हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत किया है। कुछ एक माँओं का लिखा हुआ, बोला हुआ भी इस किताब में उद्धृत किया गया है। इस किताब में 11 क्रांतिकारियों की माँओं की स्मृतियाँ संजोई गई। रामसर बिस्मिल की माँ मूलमती देवी, अशफाकुल्ला खां की माँ मजहरुन्निसा बेगम, सचिंदा सान्याल की माँ शिरोद्वासनी देवी, सुखदेव की माँ रली देवी, मणिनाथ बनर्जी की माँ सुनैनी देवी, सोवन सिंह भकना की माँ हरकौर और राम कौर, सिन्हा बंधु राजकुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा की माँ शरद कुमारी, प्रताप सिंह बारहट की माँ माणिक कंवर, भगत सिंह की माँ विद्यावती, सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती और खुदीराम बोस की माँ लक्ष्मी प्रिया देवी। इन माँओं की जिंदगी को पढ़ते हुए बार बार ये भी महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम सब भी गुनहगार हैं। आज़ादी के जश्न के बाद एक नए मूड में हम थे, लेकिन इन क्रांतिकारियों के माँओं की हमने सुध नहीं ली, न हमारे समाज ने और न ही रहनुमाओं ने। उस समय के साहित्यकारों ने, उस समय के क्रांतिकारियों ने उन माँओं के बारे में जब लिखा अखबारों में, तब जाके कुछ एक राजनीतिक लोगों ने उनकी सुध ली, उन्हें पेंशन दी गई और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मदद पहुंचाई गई। इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे हमें दिखाई पड़ता। इन क्रांतिकारियों ने जो कुछ हिंदुस्तान के लिए किया उसको लेकर कोई भी उनमें पछतावा नहीं हुआ। इन क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले, जेल में रहते हुए, जेल में अनशन करते हुए अपनी माँओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। डायरियों में लिखा है, आत्मकथा में लिखा है, माँओं को लंबे पत्र लिखे हैं। इन सब के बहाने से सुधीर विद्यार्थी ने माँओं के स्मृति चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन पत्रों में कई बार आपको घर के छोटे मोटी जो बातें होती हैं उनका जिक्र मिलता है, तो कई बार देश और समाज के जो हालात हैं उनको लेकर एक गंभीर किस्म की चर्चा उसमें हमें पढ़ने को मिलती है। रामसर बिस्मिल अपनी माँ के बारे में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं कि जो कुछ हमने रास्ता अपनाया वो सब कुछ उसका पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। लिखते हैं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसी मैजनी की उनकी माता ने की थी। रामसर बिस्मिल इसी आत्मकथा में एक जगह और लिखते हैं कि मेरी माँ की वजह से ही मेरी बहनों को एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया, नहीं तो उनके परिवार में परंपरा ये थी कि बेटियां मार दी जाती थी। तो माँ ने लड़ झगड़ करके न केवल
इस परंपरा का विरोध किया, बेटियों को सही शिक्षा दीक्षा दी, उनका पालन पोषण किया और अच्छे घरों में उनकी शादियां की। एक घटना का एक और जिक्र, आप इससे उस माँ की दृढ़ता को आप महसूस कर सकते हैं। लिखते हैं कि जेल के अंतिम दिन ये था कि गोरखपुर जेल में फांसी होनी है। राम साहब बिस्मिल अपने पिता को पत्र लिखते हैं कि माँ को मत बताना, आप चले आना। पता नहीं कैसे माँ को ये खबर लग गई और पिता सुबह से बस से गोरखपुर आए और जब गोरखपुर की जेल के बाहर पहुंचे तो देखा माँ वहां पहले से मौजूद थी। उन्होंने राम साहब बिस्मिल से मिलने का इंतजाम भी सब कुछ कर लिया था। अब ऐसे में उस माँ के बारे में हमें बहुत संजीदगी से सोचना पड़ता है कि किस तरह के जज्बे वाली राम साहब बिस्मिल की माँ थी। और जो मिलने जाती हैं तो राम साहब बिस्मिल भावुक हो जाते हैं। माँ का इस पर जो जवाब है वो पढ़ने लायक है। माँ कहती हैं कि मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। यदि रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में आए। राम साहब बिस्मिल माँ को समझाते हुए कहते हैं कि माँ, मैं मौत से डर नहीं रहा हूँ। ये आंसू मौत के डर से नहीं आए हैं, ये तुम्हारे प्रति मोह के आंसू हैं। अब मुझे तुम्हारी जैसी माँ कहाँ मिलेगी। यही माँ उनकी फांसी के बाद जब लाश मिली, लोग राम साहब बिस्मिल के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और माँ भी उस जुलूस में शामिल थी। एक जगह वो जुलूस को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे बेटे ने न केवल मेरी कोख की लाज रखी है, बल्कि आप सबको वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आप एक न एक दिन देश को अवश्य आज़ाद करा लेंगे। मेरे पास देश को देने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, छोटा बेटा है जिसे मैं जयदेव कपूर को सौंपती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वे इसे भी ऐसा ही बनाएं जैसा कि उसका बड़ा भाई था। वो भी अपने बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलकर हंसते हंसते फांसी पर झूल जाए, ये मेरी अभिलाषा है। ऐसी माँओं के लालों ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इन्होंने अपनी शहादत किसी स्वार्थ के लिए नहीं दी, बल्कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए दी। इस माँ के बारे में आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि बिस्मिल की मृत्यु के बाद पिता सदमे में चले गए, उनकी बाद में डेथ हो गई और माँ को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। बिस्मिल की बहन माँ के बारे में लिखती हैं, पिताजी की हालत दुख से खराब हुई तो विद्यार्थी जी 15 रुपये मासिक खर्च देने लगे। उससे कुछ गुजर चलती रही। फिर विद्यार्थी जी भी शहीद हो गए। मुझे भी वो बहन से ज़्यादा मानते थे। माता पिता दादी भाई और 2 गाय थीं। रहने के लिए हरगोविंद ने एक टूटा फूटा मकान बना दिया था, उसमें गुजर करने लगे। वर्षा में बहुत मुसीबत उठानी पड़ती। फिर 500 रुपये जवाहरलाल जी ने भेजे, तब माता जी ने कहा कि कुछ जगह ले लो। एक छप्पर की कोठरी थी, उसमें गुजर की। पिताजी भी चल बसे थे। माताजी बहुत दुखी हुई थीं। 1 महीने बाद मैं भी विधवा हो गई। अब दोनों माँ बेटी दुखी थीं। मेरे पास 3 साल का एक पुत्र था। माताजी बोली कि मैं तो शरीर से कमज़ोर हूँ, किस तरह मजदूरी करूँ। बिटिया, आप क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जहाँ तक मुझसे होगा माताजी आपकी सेवा करूँगी, आप धीरज धरो। ईश्वर की यही इच्छा थी। माताजी के पास राम साहब जी के सोने के 3 तोले के बटन थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया, छुपाए रहीं। जाने कैसा समय हो, इसलिए कुछ तो पास रखना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वो 3 बटन भी बेचने पड़े। सुधीर विद्यार्थी सिर्फ क्रांतिकारियों के साहित्य, उनके इतिहास को संजोते नहीं हैं, बल्कि उनके स्मारक, उनकी प्रतिमाएं बनाने का, उन्हें संजोने का भी काम करते हैं। शाहजहांपुर में उन्होंने राम साहब बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनकी माँ के न केवल स्मारक बनाए, द्वारों के नाम रखवाए, बल्कि इलाहाबाद, बरेली और कई जेलों में जहाँ जहाँ क्रांतिकारी रहे हैं वहाँ पर उनके बारे में कुछ शिलापट लगवाए। वो लिखते हैं कि 1992 में शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में राम साहब बिस्मिल उद्यान का निर्माण कराया, जिसमें बिस्मिल के आदमकद
संगमरमर की प्रतिमा के एक ओर माँ मूलमती की समाधि भी बनवा दी, जिस पर गोरखपुर जेल में बिस्मिल से माँ के मिलने की कथा दर्ज है। बिस्मिल की माँ को पढ़ते हुए बार बार मन भारी हो जाता। ऐसी माँओं ने अपने बेटों के शहादत के बाद कितना कुछ सहा है, इसे भी हमें जानना और समझना चाहिए। वहीं अशफाक की माँ बेहद पढ़ी लिखी थीं और जेल से जो उन्होंने पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में 3 लंबे पत्र हैं। उन पत्रों में अशफाक माँ से बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें दीन की बात भी करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं। कुछ हिस्से मैं उसके पढ़ता हूँ जो बेहद आपको रोचक लगेंगे और एक नई जानकारी भी आपको देंगे। अशफाक लिखते हैं, ननिहाल यानी माँ के खानदान के हालात अच्छे हैं। गदर 1857 ईस्वी से लेकर इस वक्त तक सरकारी ओहदों पर चले आते हैं और गदर के बाद से तो सरकार की नाक के बाल हो गए। मेरी माँ के दादा और उनके भाई सब जज और डिप्टी कलेक्टर थे। जबकि गदर शुरू हुआ तो उन्होंने मुल्क का साथ न दिया, न नवाब साहब का साथ दिया, बल्कि जासूसी का काम किया, जो मुझको जेल की किताब से मालूम हुआ। और जो कुछ मैंने सुना, यह लिखते हुए अब शर्म नहीं आती। हाँ, केस के कब्ल अगर मुझको ज़रूरत महसूस होती तो हरगिज़ भी ना लिखता, क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इसको बायसे सदनंग शर्मिंदगी का कारण समझता हूँ कि जब मुल्क के लोगों को एहसासे आज़ादी पैदा हो और वो अपना खून मिस्ल पानी बहाए, अपने बच्चों की कुर्बान गाहे वतन पर चढ़ाए, अपनी दौलत, आबरू, मकान, गरज की हर शय हंसी खुशी के साथ आज़ादी और महज आज़ादी मज़हब के लिए निसार कर दे, फिर उनके साथ फरेब करना, उनके खिलाफ साजिश करना, उनकी स्कीमों को तहस नहस करने की कोशिश करना और वतनी दुश्मनों की इमदाद करना, अगर शर्म और हज़ार शर्म की बात नहीं तो और क्या है। मुझे ज़माने तालिब इल्मी अपने चंद दोस्तों से हमेशा ज़िल्लत उठानी पड़ी, जब वे कहते थे कि तुम खानीने वतन की औलाद हो। मैं उन अहबाब का नाम लिखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनको शर्म आएगी कि वे इस वक्त अपने गले में गुलामी का पट्टा डाले हुए हैं। ये सरकारी कचहरियों में कुंजड़ों और कुंजड़ियों की तरह बार रूम में दुकानें लगाए हुए बैठे। उस वक्त उनको फ़ख्र था कि उनके आबा व अजदाद बाप दादे उस गिरोह के एक रुकन सदस्य थे। खैर, मैंने अपनी कुर्बानी से इस धब्बे को, जो 1857 ईस्वी में मेरे ननिहाल के बुज़ुर्गों ने असमत वतन पर लगाए थे, अपने खून से और नौजवान व मासूम खून से धो डाला। तीन दादा के परिवार के बारे में, मैं दादा की तरफ से कौम परस्त और ननिहाल की तरफ से अंग्रेज परस्त पैदा हुआ, मगर माँ का खून कमज़ोर था। यूँ वतनी आज़ादी का जज्बा ताकतवर रहा और वतन, प्यारे वतन के लिए आज मौत के तख्ते पर खड़ा हूँ। अशफाक अपनी माँ से माफ़ी भी मांगते हैं और उनकी बेहद चिंता करते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फांसी के दिन आप घबरा उठें। उनको समझाते हुए कहते हैं कि खुदा ने मुझको आपके शिकम से पैदा किया, मेरी पैदाइश पर खुशियाँ मनाई गई थीं, शुक्राने अदा किए गए थे और किस्सा मुख्तसर ये कि मुझको आँखों का नूर और दिल का सुरूर समझा जाता था। आपने सिले में खुदा को क्या दिया कि उसने आपको इस इंसान की शक्ल में औलाद दी। आपसे जो भी पूछता था, आप यही कहती थीं कि खुदा का बंदा है, खुदा ने दिया है, उसी की अमानत है और मैं अमानतदार हूँ। बस अब मालिक अपने गुलाम को तलब करता है, अमानत रखाने वाला अपनी अमानत तलब करता है। आप खयानात न करें, ना आपकी चीज़ थी ना आपसे छीनी गई, इतने दिन के वास्ते आपको दी गई थी कि रखो, बात को हम वापस ले लेंगे। अब वापस लिया जा रहा है, फिर आपको क्या हक है कि रद्दोकद करें? क्या आपने हमेशा से ये सोचा था कि मुझे मौत कभी ना आएगी? अरे तुम भी जानती थी और मुझे भी मालूम था, हम तुम सब मरेंगे।
कोई आगे कोई पीछे। या तो मुझको रोना पड़ता तुम्हारे लिए या तुम्हें मेरे लिए। उनकी मंशा ये थी कि बूढ़ी माँ जवान औलाद को रोएगी और बाकिया 3 भाई अपने छोटे भाई का मातम करेंगे। तो क्या कोई आज इस दुनिया में इतनी ताकत वाला है कि खुदाबंद के अहकाम को पलट दे? कोई नहीं। दुनिया का यही धंधा है, दुनिया नाम ही उसका है। इस उदाहरण से अशफाक की माँ का जो चित्र हमारे सामने उभरता है वो बेहद शानदार है। इसका मतलब यह है कि क्रांतिकारियों की माँओं को भी समझे बिना हम क्रांतिकारियों के काम को, उनके जीवन को नहीं समझ सकते हैं। सचिन नाथ सान्याल की माँ का किस्सा एक मैं आपको सुनाता हूँ। विद्यार्थी लिखते हैं, उनकी माँ क्षीरोद्वासिनी देवी, जिनके 4 बेटे थे। सचिन नाथ सान्याल 26 जून 1915 को गिरफ्तार हुए और 14 फरवरी 1916 को उन्हें आजन्म काला पानी की सजा मिली थी। इसके साथ उन्हें उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी दंड इसमें दिया गया था। कुछ ऐसा हुआ कि अंडमान से उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। आगे चल कर के उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया और उसका एक महत्वपूर्ण संविधान रचा। लेकिन काकोरी केस में फिर से पकड़े गए। इसमें उनके भाई भूपेंद्र नाथ भी इसमें उनको सजा हुई थी। और जब छूट करके अंडमान से आए थे काला पानी सजा काट करके, तो उनकी माँ बेहद परेशान थी और चाहती थी कि वो शादी कर लें। सचिन नाथ सान्याल ने शादी की भी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फिर वो क्रांति के रास्ते पर चले गए। इस बीच में माँ उनको एक साधु के पास लेकर के जाती हैं। उस समय प्रयागराज में अर्धकुंभ हो रहा था और उनका वहाँ पर घर भी था। वो एक साधु के पास लेकर गई। संयोग ये था कि उसी साधु के पास सचिन नाथ सान्याल भी जाते थे। उन्होंने साधु को अपनी समस्या बताई तो साधु ने अगले दिन बेटे को लाने को कहा और जब वो लेकर पहुंची तो साधु ने जो कुछ समझाया उससे कुछ पता चलता है कि माँ अपने बेटे के रास्ते को लेकर क्या सोचती थी और बेटे को लेकर के कितना दुखी थी। उन्होंने समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारे जब 4 लड़के हैं तब तो तुम्हें एक लड़के को धर्मार्थ देना ही पड़ेगा। 4 में से जब 3 तुम्हारे पास रहते हैं और एक धर्मार्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह सकता। माताजी के दोनों नयन आंसू से भर गए, लेकिन माताजी फिर भी हंस रही थीं क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थीं कि मेरा मार्ग धर्म का मार्ग था। मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा था। माताजी तो स्नेह की पीड़ा से जर्जरित हो रही थीं, फिर भी उनकी धर्म बुद्धि जागृत थी। ऐसे ही एक बार घर में बहस हुई कि सचिन नाथ सान्याल का जो रास्ता है वो गलत है। इसमें उनके भाई रविंद्रनाथ और ने बात कही और उनके मामा ने इसका समर्थन किया। सचिन नाथ सान्याल ने माँ से पूछा कि माँ, तुमको क्या लगता है, क्या तुम भी ऐसा समझती हो? तो माँ ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। आज भी मेरे सामने वह दृश्य भयानक आतंक की सृष्टि करता है जो कि मजदूरी ने आकर तुम्हारी पहली गिरफ्तारी के दिन कहा था। कपड़े का खूंट तुम्हारे गले में लिपटा है, हथकड़ी से दोनों हाथ बंधे हुए हैं, एक वस्त्र लेकर थाने की हवालात को तुम जा रहे हो। और भी चिट्ठियाँ उन्होंने माँ को लिखी हैं लखनऊ के केंद्रीय कारागार से अपने भाई के हवाले से कि माँ के चेहरे पर मुझे बहुत असहायता नज़र आती है। इससे सचिन नाथ सान्याल की माँ का जो चित्र बनता है वो बेहद द्रवित करता है। इस किताब में सुखदेव की माँ के बारे में विद्यार्थी लिखते हैं कि लाहौर जेल में जो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई, तो इसके बाद जो समय था उसे उन्होंने हौसले के साथ काटा है। 1948 तक जीवित रहीं। इस पूरे स्मृति लेख में अगर हम कुछ जिस्ट निकालना चाहें तो पता चलता है
कि सुखदेव की जो पूरी मेकिंग है उसमें माँ के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, माँ से उनकी जो बातचीत है, जो बहस मुबाहसे हैं, उससे पता चलता है कि माँ का व्यक्तित्व कैसा है। माँ उनसे कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी करूंगी, तुम घोड़ी पर चढ़ोगी। इस पर सुखदेव कहते, मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले माँ मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अब सोच के देखो कि ये बात कैसे माँ ने सुनी होगी। सुखदेव को उनकी माँ रली देवी और उनके ताया चिंतराम ने मिलकर पाला था, और जब फांसी के एक दिन पहले मिलने के लिए बुलाया गया तो चिंतराम ताया को मिलने की आज्ञा नहीं दी गई। ऐसे में माँ ने भी उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। वो बार बार यही कहती थी कि सच कर दिखाया मेरे पुत्र ने। कहता था मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले फांसी पर चढ़ूंगा, फांसी के फंदे से ब्याह रचाया मेरे पुत्र ने। इसी माँ ने जब हिंदुस्तान का विभाजन देखा तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे मथुरादास से कहा, अरे मथुरा, क्या इसी आजादी के लिए मेरे जिगर के टुकड़े सुखदेव ने फांसी खाई थी? इस वाक्य को पढ़ करके उस समय का मंजर हमारे सामने आ जाता है। एक वो लाहौर था जिसमें सुखदेव की यादें जुड़ी हुई हैं उससे, अब आज वो दूसरे मुल्क का हिस्सा होने जा रहा था। वहीं चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी देवी, माँ मध्य प्रदेश गांव में रहती थी। एक बार आजाद अपने भरोसेमंद साथी सदाशिव राव के साथ भाभरा अपने गांव आए थे, लेकिन जल्दी ही वो उन्हें अपना घर दिखाकर लौट गए। और बाद में जब माँ को गांव के लोगों को शहादत का आजाद की पता चला, जिसमें वो शहीद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, माँ के नाम के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद के, तो माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर में ये लोग उनका जयगान क्यों कर रहे हैं। आजादी के बाद बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखा, अखबारों में लिखा और व्यक्तिगत रूप से लोगों को लिखा कि आखिर में आजाद की माँ कहाँ है। फिर पता चला कि माँ अभी जिंदा है। एक पत्र उन्होंने हिंदी की लेखिका सत्यवती मलिक को लिखा आजाद की माँ के बारे में। ये पत्र सत्यवती मलिक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेज दिया और सत्यवती मलिक ने वही कॉपी दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित करने के लिए भी भेज दी। पंडित नेहरू ने तुरंत 250 रुपए की मदद उनको सीधे भेज दी। मदद उन्होंने अपने पास से भेजी थी। वही माँ जगह जगह जा करके चंद्रशेखर आजाद को खोजती रही। सुधीर विद्यार्थी ने तो यहाँ लिखा है, चंद्रशेखर आजाद की माँ अपना सर पटकती रहती थी घर में और इसी में उनकी एक आंख चली गई। एक बार उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ले जाया गया। उनको बताया गया कि यहीं पर चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। इसके बाद माताजी ने जो उम्मीद थी उनके दिल दिमाग में वो भी टूट गई। सुधीर विद्यार्थी लिखते हैं कि सब जगह देख है, चंद्रशेखर नहीं मिला, सातार नदी के किनारे नहीं मिला, ओरछा में नहीं मिला, त्रिवेणी पर नहीं मिला। मुझे आशा लगी थी कि कहीं न कहीं से निकल कर आ जाएगा, पर जब मैं अल्फ्रेड पार्क में गई और वहाँ मुझे वो जगह दिखाई गई जहाँ मेरा बच्चा गोलियों से मारा गया था, तब मेरी ये आशा भी टूट गई कि बच्चा कहीं भी कहीं मिल जाएगा। यही माँ 1951 में 22 मार्च को झांसी में भगवान दास माहौर के यहाँ इस दुनिया से चली गई। ऐसे ही भगत सिंह की माँ विद्यावती ने भगत सिंह की शहादत के बाद बहुत बुरा वक्त बिताया, लेकिन कहीं से भी विचलित नहीं हुई। उन्हें वो सारी बातें याद आती थी कि भगत सिंह ने कैसे अपने पिता को पत्र लिखा था जब उन पर शादी का दबाव बनाया गया था। सुधीर विद्यार्थी ने वो पत्र कोट किया है, लिखा है कि पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी ज़िंदगी मकसद आला आज़ादी ये हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात वायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह भाग करके कानपुर जाते हैं और गणेश संघ के विद्यार्थी उन्हें दबाव बनाते हैं उन पर, भगत सिंह पर, कि तुम अपने घर लौट जाओ पहले, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम अखबार में एक विज्ञापन देखा था जो उनके पिता ने दिया था कि दादी बहुत बीमार हैं, भगत सिंह जहाँ भी हों जल्दी चले आएं।
वो जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन के बाद डेयरी का काम घर वाले उन्हें शुरू करवा देते हैं। लाहौर वो दूध लेकर के जाते हैं, लेकिन कई कई दिन नहीं लौटते हैं और पता चलता है कि वो वहीं पर सुखदेव के साथ इधर उधर घूमते हैं। माँ एक दिन पहुंच जाती है और कहती कि इस लड़के को मैं बताऊंगी। वही माँ जब भगत सिंह को फांसी होती है, फांसी के बाद माँ जैसे तैसे अपने आप को संभालती हैं, सभाओं में जाती हैं। अंग्रेज हुकूमत को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे एक बेटे को तुमने फांसी पर लटकाया, मेरे छोटे देवर स्वर्ण सिंह को जेल के अंदर अत्यधिक शारीरिक कष्ट पहुंचाकर तपेदिक का रोगी बनाया और इस दुनिया से विदा होने के लिए मजबूर किया। मेरे दूसरे देवर सरदार अजीत सिंह को जलावतन होकर विदेशों में भटकना पड़ा और अब मेरे दो बेटों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया है। क्या मैं सबसे डर गई हूँ? नहीं, मैं मिट जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य को नई चुनौती देती हूँ और दूसरे दो बेटे भी देश सेवा के लिए पेश करती हूँ। ओ जालिमों, अगर तुम्हारी हवस अभी पूरी नहीं हुई तो इनको भी ले जाओ। वही माँ 1969 और 70 के दिनों में पंजाब के जो बस ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे उनके पक्ष में भी बात करती हैं। इसी किताब में खुदीराम बोस की जो माँ के बारे में जो लिखा है सुधीर विद्यार्थी ने, उसमें माँ का चित्र बहुत साफ साफ उभर नहीं पाता है, क्योंकि माँ के बारे में बहुत कम सामग्री उन्हें मिली है। लेकिन खुदीराम बोस जो मात्र 17 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, उनके बारे में बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम ने जो कुछ लिखा है खुदीराम की माँ को याद करते हुए, उससे माँ का चित्र बहुत शानदार बना। फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी बालक अपनी माँ से कुछ कह रहा है। कहता है, एक शांत स्थिर किशोर अपनी नियत से मिलने जा रहा है। फांसी का झूलता हुआ फंदा उसका इंतजार कर रहा है। वह अविचलित किशोर अपनी माँ से प्रार्थना करता हुआ गाता है, माँ 18 महीनों के बाद मौसी के घर जन्म लूँगा। उस समय अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो मेरे गले में जल्लाद के फंदे का दाग देख लेना। खुदीराम बोस की क्रांति कथा तब शुरू होती है जब बंगाल में जज डगलस किंगफोर्ड या बंगाल के अनेक देशभक्तों को उसने कड़ी सजाएं दी थी। क्रांतिकारियों ने तय किया कि कोर्ट से इसका बदला लिया जाए। इसी बीच उसका तबादला हो गया मुजफ्फरनगर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां पहुंच गए। उन्होंने पता लगाया और एक दिन जो यूरोपियन क्लब था जहां पर किंग्सफोर्ड जाता था, उसी रास्ते में बैठ गए और वहां पर उसकी कार पर हमला किया। लेकिन पता चला कि उस कार में वो नहीं था। उस कार में श्रीमती कैनेडी और उसकी बेटी मारी गई थी। इसके बाद खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग निकले। लेकिन आगे जाकर के वो मोकामा स्टेशन पर पुलिस से घिर जाते हैं और वहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। खुदीराम बोस के सामने प्रफुल्ल चाकी का सिर काट करके लाया गया। प्रफुल्ल चाकी के सिर को देख करके खुदीराम ने प्रणाम किया और बस शिनाख्त पूरी हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। लोगों के दिमागों में उनके शब्द गूंजते थे, हाँसी हाँसी चढ़बो फांसी, देख बे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ, आमी घुरे आसी। खुदीराम बोस के जीवन को लेकर के कई सारे काव्य बांग्ला में लिखे गए। खुदीराम बोस की इसी पंक्ति से ही किताब का शीर्षक दिया गया है। इस किताब में कई और माओं का, क्रांतिकारी माओं का जिक्र है। मैं समय की कमी के चलते उन सब का जिक्र तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्रताप सिंह बारहट की जो माँ है माणिक कंवर, प्रताप सिंह बारहट की माँ ने जो कुछ कहा अपने बेटे से, चूंकि प्रताप सिंह बारहट अपनी माँ से कुछ रुपए उधार लेकर गए थे, कुछ रुपए लेकर गए और तर्क दिया था कि धोती फट गई है और धोती लेनी है, और यहाँ से वो चले गए। लेकिन इसके बाद पता चला कि वो किस काम के लेकर के गए। प्रताप सिंह बारहट के बारे में सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन में प्रताप की कहानी शीर्षक से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, ताप तुमने अपनी माता को पहचानने भूल की। धोती के लिए 2 रुपये लेकर तुम गए,
उसी वक्त यदि अपने मन की बात कह दी होती तो मैं तुम्हें तिलक लगाकर विदा करती और पुष्पमालाओं से लाद देती। प्रताप सिंह बारहट को बहुत सारी यातनाएं दी गईं। उनके पिता को दूसरी जेल में रखा गया था और ये दबाव बनाया जा रहा था कि अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लौटा दूंगा, तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे पता चलता है कि आखिर में उस परिवार ने, उस माँ ने प्रताप सिंह बारहट में क्या कुछ भरा था। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सोचा विचारा, अंत में तय किया कि कोई बात नहीं खोलूंगा। अभी तक तो मेरी ही माता कष्ट पा रही हैं, किंतु यदि मैं गुप्त बातें प्रकट कर दूं तो और भी कितने लोगों की माताएं ठीक मेरी माता के समान दुख पाएंगी। एक माँ के बदले और कितनी माताओं को तब हाहाकार करना होगा। इस किताब में क्रांतिकारी बंधु राजकुमार सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा की जो माँ है शरद कुमारी, उनके स्मृति लेख को पढ़ना राजकुमार सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा की जो पूरी रिवोल्यूशनरी जो उनकी यात्रा है उसमें मदद मिलेगी। एक बार माँ से मिलने कानपुर के क्रांतिकारी शिव कुमार मिश्र गए तो वो राजकुमार सिन्हा के बारे में और विजय कुमार सिन्हा के बारे में, जो उनका जेल जीवन के संघर्ष थे उसके बारे में बात करते हुए रोने लगे। तो उन्होंने डांटते हुए कहा, क्रांतिकारी होकर रोता है? मेरी ओर देख, मैं दो बाघों की माँ हूँ, फिर भी कमज़ोर नहीं पड़ी हूँ। मेरे दोनों बेटे जेल के भीतर सरकार से लड़ रहे हैं। कैसी थी माँ जो इस जिगर के साथ अपने बेटों को हौसला देती थी। ऐसे ही मणिन्द्र नाथ बनर्जी की जो माँ हैं, उनका भी व्यक्तित्व बहुत कुछ मणिन्द्र के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं। मुझे आपसे बस एक बात कहनी कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। विदाई दे माँ को राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित है। इस किताब में माँओं से पहले क्रांतिकारियों के बारे में 1 से 2 पृष्ठ का उनके बारे में कुछ संक्षेप में लिखा गया है। अच्छा होता कि प्रकाशक इसके क्रांतिकारियों के बारे में ये न देता, क्योंकि जो कुछ माँ के बारे में लिखा गया उसमें क्रांतिकारियों का जिक्र के बिना माँ की कहानी पूरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये रही आज की इस किताब पर बातचीत। अच्छी लगे तो आप इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा। शुक्रिया।